नाश्ते में 11 तरह के पराठे खाने वाला ससुराल। हे भगवान, ये क्या, आधा घंटा हो गया है और ये मटर अभी तक नहीं उबले। आधे से ज्यादा मटर तो कच्ची हैं और ये क्या, पनीर भी खत्म है। अब मैं क्या करूं? मेघा आटा गूंथते हुए गलती से उसमें ज्यादा पानी डाल देती है। क्या हो रहा है? आटे में कितना ज्यादा पानी गिर गया। अब दोबारा से मुझे आटा गूंथना पड़ेगा, वरना इतनी ढीले आटे में तो पराठे बनने से रहे। अरे भाभी, अभी तक पराठे नहीं बने क्या? जल्दी से लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। क्या करूं, मैं रो भी नहीं सकती। इन लोगों को तो बस पराठे खाने से मतलब है। इन्हें क्या पता कि हर रोज नाश्ते में 11 तरीके के पराठे बनाकर मुझे कितनी परेशानी होती है। अभी तो बस आलू के ही पराठे बने हैं, कैसे बनाऊंगी मैं इतने सारे पराठे? जहां हर घरों में नाश्ते में मुश्किल से 1-2 तरह के पराठे खाते हैं, वहीं मेघा के ससुराल वाले हर दिन नाश्ते में 11 अलग अलग तरह के पराठे खाते थे, जिससे मेघा काफी ज्यादा परेशान थी। आखिरकार क्यों मेघा के ससुराल वाले हर रोज नाश्ते में 11 तरीके के पराठे खाते थे? क्या कहानी थी इसके पीछे की? आइए जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज मैं ये पिंक वाली साड़ी पहन लूं या ब्लू वाली? एक काम करती हूँ, ब्लू वाली साड़ी पहन लेती हूँ। इसका डिजाइन भी काफी सुंदर है। मेघा की शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था। हर दिन की तरह मेघा कपड़े सेलेक्ट कर तैयार हो रही होती है कि तभी मेघा की सास अमरावती उसके कमरे में आती है। मेघा बहू, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है। ये नीला रंग तो तुझ पर काफी खिल रहा है। थैंक यू माँ जी। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। शादी को 1 हफ्ता हो गया है, अब तू रसोई में कदम रख सकती है। तो फिर आज मैं सबके लिए क्या बनाऊं? वैसे तो अभी नाश्ते का वक्त है। सब लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? एक काम करती हूँ, सबके लिए पराठे बना देती हूँ। आप लोग कौन कौन से पराठे खाते हैं? एक काम कर बहू, तू आलू, गोभी, पनीर और प्याज के पराठे बना ले। और हाँ, 3-4 और तरह के पराठे बना लो। इस तरह तो मुझे 10-11 तरीके के पराठे बनाने पड़ेंगे। तो 11 तरीके के पराठे बना ले और साथ में मसाला वाली चाय भी बनाना। और थोड़ी जल्दी नाश्ता तैयार कर दे, सभी को काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। नई नवेली दुल्हन मेघा अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में आ जाती है। अपनी पहली रसोई की रस्म में मुझे 11 तरीके के पराठे बनाने पड़ रहे हैं। मटर, गाजर, प्याज, पनीर, आलू मसाला, लच्छीदार पराठे, ये सब बना देती हूँ। बाकी क्या ऑनलाइन देख लेती हूँ। ऑनलाइन से देख मेघा तकरीबन 11 तरह के अलग अलग पराठे बना देती है और लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है, जिसे देख अमरावती, अरे ये क्या बहू, तूने तो सच में अच्छे तरीके से पराठे बना दिया। अरे मैं तो तुझे मजाक में बोल रही थी। मुझे लगा कि आप मुझसे सीरियसली 11 तरीके के पराठे बनवाना चाहती हैं। इसका मतलब मेरी मेहनत बेकार गई? ऐसे कैसे मेहनत बेकार गई? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। तूने इतने प्यार से मेहनत करके हम सब के लिए 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाए हैं। हम सब इसे खाएंगे। मेघा सभी को अलग अलग पराठे परोसती है। किसी के पास गाजर का पराठा था तो किसी के पास प्याज का पराठा। वो सभी जैसे ही उन पराठों का एक एक निवाला खाते हैं तो वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। भाभी, क्या सच में ये पराठे आपने बनाए हैं या इन्हें बाहर से ऑर्डर करके मंगवाए हैं? क्योंकि ये पराठे तो सच में काफी टेस्टी हैं। मैं आज से पहले इतना टेस्टी प्याज का पराठा मैंने कभी भी नहीं खाया। ये नमक मिर्च का पराठा भी काफी स्वादिष्ट बना है और चाय के साथ तो और अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाएगी, वो भी इतने ज्यादा स्वादिष्ट। बहू, पहले तो हर रोज हम लोग ब्रेड, जैम, बटर या पोहा वगैरह ही नाश्ते करते थे, लेकिन अब से हम रोज पराठे का ही नाश्ता करेंगे। इसलिए तू अब से हर रोज इसी तरह 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाना। मेघा के बनाए हुए 11 अलग अलग तरह के पराठे काफी पसंद आते हैं। वहीं अमरावती और मिथिलेश मिलकर मेघा को काफी अच्छा शगुन भी देते हैं। 2-3 दिन लगातार तो मेघा के आराम से हर रोज नाश्ते में 11 तरीके के अलग अलग पराठे बना देती है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे मेघा को हर रोज 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाने में काफी दिक्कत आने लगती है। मुझे नहीं पता कि मेथी का भी पराठा बनता है। एक काम करो, इसके साथ तुम गाजर का अचार ले आओ। गाजर के अचार के साथ और टेस्टी लगेगा। वैसे माँ जी, क्या हर रोज सुबह नाश्ते में 11 अलग अलग तरह के पराठे खाना जरूरी है? क्या है ना, इतने पराठे खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और तो और इन्हें बनाने में भी काफी वक्त लगता है। मैं हर दिन 5 बजे सुबह उठ रही हूँ इन्हें बनाने के लिए। अरे बहू, भले ही तू 11 अलग अलग तरीके के पराठे बनाती है, पर सब मुश्किल से 2 या 3 ही तो पराठे खाते हैं। घर में इतने सारे लोग हैं, 2-2 का भी हिसाब लगाऊंगी तो कम से कम 25 से 30 पराठे बनाने पड़ते हैं मुझे। हे भगवान, क्यों मैंने उस दिन 11 अलग अलग तरीके के पराठे बनाए? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो माँ जी के मजाक को ना समझ सकी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेघा हर रोज की तरह सुबह किचन में 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाने में लगी हुई थी कि तभी मेघा देखती है कि आलू हद से ज्यादा ही उबल चुके हैं, जिससे वो काफी चिपचिपे हो गए हैं। हे भगवान, सारे आलू तो हद से ज्यादा ही गल गए। इनमें तो कितना पानी भर गया है। इसमें तो मैं आलू के पराठे बिल्कुल नहीं बना सकती, और माँ जी को तो आज आलू के पराठे ही खाने थे। अब क्या करूं मैं? मेघा जल्दी से कुकर में से उन आलू को निकालती है और वापस आलू उबलने के लिए डाल देती है। हर रोज 11 तरह के अलग अलग पराठे बनाने के लिए मेघा हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी, जिसके चलते उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। और आज मेघा गलती से पराठे में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल देती है, जिसे खाकर अरे तूने पराठों में कितनी ज्यादा मिर्च डाल दी है। माना मुझे नमक मिर्च का पराठा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू पराठे में पूरा डिब्बा ही मिर्च का उड़ल दे। हाँ भाभी, मेरे पराठे में भी मिर्ची काफी ज्यादा है। अब कैसे खाऊं मैं ये पराठा? बहू, कहाँ ध्यान है तेरा आजकल? तू पराठों में मसाला तेज कर दिया करती है, और आज भी। सॉरी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी और पराठों में बिल्कुल भी मसाला तेज नहीं करूंगी। जब मेघा किचन में खड़ी होकर पराठे बना रही होती है कि तभी उससे गलती से कुछ पराठे जल जाते हैं। हे भगवान, आधे से ज्यादा पराठे जल गए। अब मैं क्या करूं? दोबारा से पराठे बनाने का वक्त भी नहीं है। एक काम करती हूँ, आज सबके लिए रायता बना देती हूँ। रायते के साथ खा लेंगे तो जले का स्वाद भी नहीं आएगा ज्यादा। मेघा उन जले पराठों को हिलाकर सभी को दे देती है और सबके लिए रायता भी बना देती है, जिसे देख, अरे भाभी, आपने तो मेरा मूली का पराठा बिल्कुल जलाकर रख दिया है। कैसे खाऊं मैं इसे? तेरा पराठा तो जला है, जरा मेरे पराठे की तो शक्ल देख। बहू, तूने इसे ठीक से पकाया नहीं है क्या? आधा पका है और आधा कच्चा। कैसे खाऊं मैं इसे? रोज पराठों में कोई ना कोई गलती होने की वजह से अब मेघा रात में खाना बनाने के बाद सुबह पराठे बनाने के लिए पहले से ही आटा गूंथ कर रख देती है और साथ ही साथ सब्जियां भी काटने लगती है। रात के 2 बज गए हैं। सब लोग तो खर्राटे मारकर सो रहे हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं तो अभी तक सब्जियां ही काट रही हूँ। इतनी तेज की नींद आ रही है, बार बार पलकें झपक रही है मेरी। बार बार आंखें बंद होने के कारण मेघा गलती से मिर्ची के साथ साथ अपनी उंगली ही काट लेती है, जिससे मेघा को बहुत जलन होती है और वो जल्दी से हाथ धोकर उस पर पट्टी बांध देती है। हर रोज देर रात तक रसोई साफ करके आटा गूंथ कर भी मेघा को कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह तो उसे पराठे बनाने के लिए जल्दी ही उठना पड़ रहा था। हर रोज की तरह मेघा सबके लिए पराठे बनाकर कमरे में आराम करने लगती है कि तभी उसके फोन पर रेडी टू ईट पराठे का एड दिखता है। वाओ, रेडी टू ईट पराठा! इसे तो बस तवे पर सेकना है। एक काम करती हूँ, यही मंगा लेती हूँ। इससे तो मैं बस 10 मिनट में पराठा इन लोगों को दे दूंगी। थैंक यू गॉड, आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी। मेघा जल्दी से ऑनलाइन ढेर सारे रेडी टू ईट के पराठे मंगवा लेती है और अगले दिन बस उन्हें तवे पर हल्का सा सेक कर सबको खाने के लिए देती है। लेकिन जैसे ही सब रेडी टू ईट का पराठा खाते हैं, भाभी, ये कैसा आपने पराठा बनाया है? कितना खराब स्वाद आ रहा है। मुझे तो इनके अंदर से हल्की हल्की बदबू भी आ रही है। मुझे लग रहा है कि पराठा तूने बनाया है, या कहीं तूने ये बाहर से रेडी टू ईट वाले पराठे तो नहीं मंगवा लिए? सच सच बताओ। मेघा सास को सब बता देती है, जिससे सब उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं। और अगले दिन फिर से मेघा को रोज सुबह उठकर सबके लिए 11 अलग अलग तरीके के पराठे बनाने पड़ रहे थे। मेघा काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिसके चलते उससे कोई ना कोई गलती हो रही थी। कभी मेघा से कटी हुई सब्जी नीचे गिर जाती तो कभी आटे में पानी ज्यादा डल जाता। वहीं सब बाहर हॉल में बैठे बार बार पराठे के लिए आवाज लगाई जा रहे थे। क्या करूं मैं? किसी को मेरी परेशानी नहीं दिखती। बस सबको तो 11 अलग अलग तरह के पराठे खाने हैं, वो भी हर रोज ही। भगवान, अब तुम मेरी मदद करो कुछ। पराठे बनाने के बाद मेघा मंडी से सब्जी लेने चली जाती है। हमेशा की तरह मेघा सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की दुकान दिखती है, जहां पर पराठा बनाने के लिए पराठा मशीन, आटा गूंथने के लिए आटा मशीन और सब्जियों को बारीक और जल्दी काटने के लिए वेजिटेबल कटर दिखाई देता है, जिसे देख, अरे ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ? मेघा इतना बोलती है और जल्दी से जाकर शॉप से वो सारे प्रोडक्ट खरीद लेती है। अब अगले दिन आराम से अपनी नींद पूरी करके उठती है और सब कुछ मिनटों में आते ही मशीन की मदद से ढेर सारा आटा गूंथ लेती है। वेजिटेबल कटर की मदद से सिर्फ 5 मिनट में सारी सब्जियां काट लेती है और अब सिर्फ एक मिनट के अंदर उसे पराठा मशीन में एक साथ 6 से 7 तरीके के पराठे बना रहे थे। 11 तरीके तो क्या, अब ये मुझसे 50 तरीके के पराठे बनवाएंगे ना, तो भी मैं आराम से बना लूंगी। थैंक यू गॉड, आखिरकार मेरी परेशानी हल हो ही गई।
अब हर रोज उन मशीन की मदद से कुछ देर में मेघा ससुराल वालों के लिए अलग अलग पराठे बनाकर तैयार कर देती है, जिससे उसके ससुराल वाले भी खुश रहते हैं और अब मेघा को भी कोई परेशानी नहीं होती। देवरानी जी के हाथों का बना पहली रसोई का खाना तैयार है। क्या बात है बहू, जल्दी से खाना लगा दे, जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो देखूं तेरी दुबई वाली बहू ने क्या बनाया है। दुबई का ही जरूर कुछ अच्छा पकवान बनाया होगा। अरे जल्दी लगा लो, अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। पवित्रा ने जैसे ही ट्रे का ढक्कन उठाया सभी हैरान हो जाते। ट्रे में खाने के लिए और कुछ नहीं बल्कि सबके हिस्से में 2-2 खजूर थे और साथ में ब्लैक कॉफी भी। बहू ये क्या है, पहली रसोई के नाम पर खजूर? लो करो लो बात, दुबई वाली बहू की पहली रसोई तो बड़ी धमाकेदार निकली। कुंती ने ट्रे से खजूर उठाकर खा लिया और अपनी बहन का मजाक भी उड़ाती है। वहीं लीना की सास, ससुर और जेठ जेठानी सब हैरान थे कि लीना ने अपनी पहली रसोई में ये क्या कर दिया है। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली में ये दुबई वाली अमीर बहू कैसे आई, जो दुबई के शेखों और रईसों वाले तौर तरीके अपने ससुराल में अपना रही थी? इसे जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। निर्मला के बड़े बेटे अनिल की शादी हो चुकी थी और निर्मला की बड़ी बहू पवित्रा जब से ससुराल आई थी तब से उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। खाने पीने से लेकर नाते रिश्तेदार सब कुछ पवित्रा ही करती थी। अब काफी समय से पवित्रा अपने देवर चंदन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। कई रिश्ते भी आए लेकिन पवित्रा को अपने देवर के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। माँ जी, मुझे तो ये लड़की भी पसंद नहीं आई। आपने देखा नहीं उसकी हाइट अपने देवर जी से कितनी छोटी थी। तभी तो मैंने तुझ पर सारा जिम्मा छोड़ रखा है। अब देख ले तुझे जो पसंद आए। वैसे मैं तुझे बताना भूल गई, हमें दीदी के घर भी जाना है, उनकी बेटी की शादी है। हाँ, तुम अपनी बहन के घर न जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सब तो पहले से तैयार हैं, बहू कल सुबह ही हम निकलेंगे। अब अगले ही दिन पवित्रा घर का सारा काम निपटाकर सबको नाश्ता कराकर शादी के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर सभी शादी के फंक्शन में लग जाते हैं और पवित्रा का ध्यान ज्यादातर लड़कियों पर होता है। आखिर उसे अपने देवर के लिए लड़की जो ढूंढनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लड़कियों को ऐसे क्यों घूर रही हो? कहीं आप भूल तो नहीं गए कि अभी आपका भाई कुंवारा है, उसकी भी शादी करवानी है। अरे तो तुम्हें यही जगह मिली है लड़कियों को देखने की, उसकी किस्मत में जो होगी शादी तो उसी से होनी है। अब नाते रिश्तेदारों से बातें करते हुए आखिरकार पवित्रा को एक रिश्ता मिल ही जाता है। लेकिन लड़की का परिवार दुबई में रहता था और वह शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। मौसी सास जी, ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है और लड़की दुबई से, फिर तो सोने पर सुहागा। बातचीत के दौरान अब कुछ दिनों बाद चंदन के लिए लड़की देखी जाती है। लड़की काफी सुंदर थी। अब लड़की को पसंद करने के बाद ही रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। शादी करके गहनों से लदी दुबई से लीना सीधा भारत आती है अपने ससुराल। अरे बाप रे, निर्मला की बहू को जरा देखो, ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई है। ऐसा लग रहा है सोने से नहला दिया हो इसे। आखिर बहू भी किसकी है, इतना सोना गहना देना तो बनता है। अरे मेरे सामने से ये साड़ी का पल्लू तो हटाओ वरना मैं गिर जाऊंगी। अरे ये कौन बोला? मैं ही हूँ काकी। आपको क्या लगा नई नवेली दुल्हन इतनी जोर से बोलेगी? देवरानी जी, ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। पवित्रा उस वक्त सब कुछ संभाल लेती है। अब कुछ देर बाद दुल्हन को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग आने लगते हैं। अरे शकुंतला काकी, आइए ना, आपका ही घर है। देवरानी जी ये हमारे पड़ोस में रहती हैं और आपकी मुंह दिखाई के लिए आई हैं। पवित्रा की बात सुनते ही झट से लीना अपना घूंघट हटा देती है। वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और घूंघट तो मुझे उठाना था, इतनी भी जल्दी क्या थी बहू? घूंघट करने का रिवाज तो सालों पुराना है, इसमें घुटन महसूस होने वाली क्या बात है? गर्मी का समय है ना, तो पसीना आ गया होगा। पवित्रा अपनी देवरानी की छोटी छोटी गलतियों को छुपाने में लगी हुई थी और दुबई की लीना जो ठाट बाट में पली बड़ी थी उसे अपने ससुराल में आकर घुटन महसूस हो रही थी। लीना ससुराल में आने के बाद ससुराल के रीति रिवाजों को अपना नहीं पा रही थी। अब अगले दिन लीना की पहली रसोई थी। बहू तेरा रहन सहन दुबई का है तो खाना भी अच्छा बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं, और खास तौर पर बड़ी दीदी इसीलिए रुकी हुई हैं ताकि वो तेरे हाथों के खाने का स्वाद लेकर ही जाएं। लीना, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए या फिर मैं बाहर के मेहमानों को देख लूं? नहीं नहीं, इसमें ज्यादा क्या काम है, मैं कुछ ही समय में अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करके सबके लिए खाने को लाती हूँ।
अब करीब आधे घंटे बाद लीना पवित्रा को किचन में बुलाती। एक ट्रे में कॉफी के कई सारे कप होते हैं और दूसरा ट्रे ढका होता है। क्या बात है, खुशबू तो लाजवाब आ रही है। अरे बहू, आज तो यहाँ दुबई का जादू चलने वाला है। और भूख तो मुझे भी लगी है। अब जैसे ही ट्रे के ढक्कन को खोला जाता है, उसमें सभी के हिस्से का 2-2 खजूर और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी होती है। यह क्या है? लगता है दुबई में पहली रसोई में इस खजूर से मुंह मीठा कराया जाता है। अरे बहू, बोलती क्यों नहीं, ये क्या है? अब क्या इससे पेट भरेंगे हम? सबके हिस्से 2-2 खजूर रख दिया है तूने। मुझे भी नहीं पता था कि देवरानी जी इस खजूर को सजाने में इतना टाइम लगा रही हैं, वो भी काली कॉफी के साथ। अब सभी अपना सर पीट लेते हैं और पवित्रा को उसकी सास निर्मला से सुनने को भी मिलता है। और तो और निर्मला की बड़ी बहन कुंती निर्मला का मजाक भी बनाती है। अब बड़ी मुश्किल से पवित्रा सब कुछ संभालती है। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है, दुबई का ही रिवाज है। पहले खजूर और कॉफी पिलाई जाती है, उसके बाद रसोई की पहली रस्म होती है। अब आज के लिए तो ये कॉफी है, कल देवरानी जी अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाएंगी। पवित्रा तो अपनी देवरानी के किए कराए पर मिट्टी डाल रही थी, लेकिन लीना वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। अब अगले दिन पहली रसोई की रस्म के लिए लीना दुबई का फेमस डिश मदरुबा बनाती है, जिसे खाने के लिए घर के लोग और निर्मला की बड़ी बहन कुंती और पड़ोस की शकुंतला भी मौजूद थी। अरे कुछ देर बाद 1 घंटा हो जाएगा, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं दुबई वाली बहू के हाथों का खाना खाने का। वैसे मैंने बहू के हाथों में आईफोन देखा है, वो भी 2-2। अरे ये तो दुबई के लोगों के पास ना जाने कितना होता होगा। ये लो देवरानी जी आ गई। खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है दीदी। अब बताइएगा अपनी दुबई वाली बहू के हाथों का खाना खाकर कि आखिर कैसा बना है। अब जैसे ही शकुंतला थाली पर से बड़ा सा ढक्कन हटाती है, वो अपने कदम पीछे कर लेती और चिल्ला पड़ती है, राम 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 राम, ये क्या कर दिया? मेरे हाथों से ये क्या पाप करवा दिया निर्मला तेरी दुबई वाली बहू ने? तेरी बहू को किसी ने बताया नहीं कि घर में ये सब नहीं बनता, और मैं भी न जाने कौन से जन्म के पाप किए थे जो तेरे बेटे की शादी में आई। तेरी दुबई वाली बहू के हाथों का खाना खाने मेरी तो मती मारी गई थी। अब उसी वक्त कुंती बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। इधर निर्मला भी गुस्से में टेबल से उठ जाती है। नारायण को भी वो खाना पसंद नहीं था। बड़ी बहू, छोटी बहू को कुछ बताया नहीं तुमने? मुझे और चंदन को तो ये खाना मंजूर है। क्यों चंदन? अब बीवी के हाथों का खाना मैं खाने से मना भी नहीं कर सकता ना। अनिल और चंदन खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसे बड़े ही प्यार से चाकू और चम्मच से टेबल पर बैठकर लीना खाने लगती है। लीना पैर पर पैर रख कर बैठती है और चाकू चम्मच से चिकन खाने लगती है और टिश्यू पेपर से मुंह पोंछ रही होती है। हबीबी, खाने का मजा तो इसी में है। पास में से निर्मला गुजर रही होती है और वो लीना की ये भाषा सुन लेती है और तुरंत लीना के माता पिता को फोन लगा देती है। अरे कहीं तुम लोगों ने मुझे दुबई दुबई कहकर मुसलमान लड़की तो नहीं पकड़ा दी? अरे मुसलमान की तरह खजूर, काली कॉफी, मांस मछली खाना पसंद है इसे तो, और बोलती भी हबीबी हबीबी है। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? वो लोग कह रहे हैं ना कि लड़की हिंदू है, बस दुबई में रहते रहते वहां का तौर तरीका सीख लिया है। भाग्य फूटे थे मेरे, जो मुझे भी दुबई वाली बहू चाहिए थी। सोने से लद कर तो आई, लेकिन मेरे जीवन में ग्रहण लगा दिया। इधर निर्मला अपनी छोटी बहू को तौर तरीके सिखाने के लिए उसे रोक टोक करने लगी थी, जिससे परेशान होकर लीना अपने मायके चली जाती है। लेकिन लीना को उसके माँ, पिता और भाई वहां से ये कहकर वापस भेज देते हैं कि अब यहाँ उसका कुछ नहीं, और अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो उसकी और उसके परिवार की बदनामी होगी। इसके बाद लीना वापस घर आती है। कहाँ चली गई थी देवरानी जी आप? आपको पता है मैंने घर वालों को कैसे कैसे संभाल रखा है? क्या करूं भाभी, सोचा था माँ और पिताजी को कहूंगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना और वो मुझे वापस दुबई ले जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब यही मेरा घर है। अरे आप रोती क्यों हो? मैं भी तो किसी घर की बेटी हूँ। ये घर मेरे लिए भी तो उतना ही अनजान है जितना आपके लिए, लेकिन मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर रहेंगे। अपनी जेठानी की बात सुनकर लीना में थोड़ी हिम्मत आती है और वह अपने ससुराल के तौर तरीकों को अपनी जेठानी के साथ सीखने समझने में लग जाती है, और इसी तरीके से लीना सारे तौर तरीके सीख जाती है और दोनों देवरानी जेठानी अब खुशी खुशी रहती हैं।